बिल्किस बानो को इंसाफ दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL के तहत एक याचिका को दायर किया गया है। इन याचिकाकर्ताओं में शामिल है CPIM की पॉलिट ब्यूरो सुभाषिनी अली, जो कि राजनीतिक लीडर हैं, साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो हक की लड़ाई है उसमें लंबे समय से उन्होंने काम किया है। इस पिटिशन में और याचिका जो करता है उनमें शामिल है महुआ मोइत्रा, जो कि TMC की लेजिस्लेटर है, और उसके साथ साथ प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा। तो इन लोगों ने एक याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है PIL के रूप में, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, और फिलहाल नोटिस दे दिया गया है गुजरात सरकार को कि वो जवाब दे कि किन प्रावधानों के तहत बिल्किस बानो के जो कॉन्विक्ट्स हैं, उनके आरोपी और जो दोषी हैं, उनको किस तरह से रिहाई दे दी गई, जो गुजरात सरकार की रेमिशन पॉलिसी थी उसके तहत। हम आप लोगों को याद दिला दें कि 15 अगस्त को देश जब आजादी का महोत्सव मना रहा था, तब ये रिहाई दी गई थी, और जिसके बाद से एक बड़ा आंदोलन जारी है बिल्किस बानो को इंसाफ दिलवाने के लिए। आज हम बात करेंगे CPIM की पॉलिट ब्यूरो मेंबर सुभाषिनी अली से, जो इस PIL में याचिकाकर्ता भी हैं। हम उनसे बात करेंगे न्याय व्यवस्था की इस पूरे फैसले पर, और उनसे पूछेंगे सवाल इस केस के आगे के दौर के बारे में। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आज कोर्ट में हमने देखा कि कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट तैयार है। एक नोटिस दिया गया है गुजरात सरकार को और केंद्र सरकार को, पर उसके साथ साथ हमने देखा कि जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि मेरली हॉरिफिक एक्ट और इस तरह की जो चीजें बोली जा रही है, तो क्या कहा गया? जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि रेमिशन देना क्या किसी को गलत है, मेरली बिकॉज द एक्ट वाज हॉरिफिक, तो टिप्पणी की गई। तो किस तरह से समझना चाहिए इस मामले को? आप एक याचिकाकर्ता हैं इसमें, और किस तरह का रुख ले रहे हैं आप लोग लीगली और उसके साथ साथ पॉलिटिकली? ऐसा है कि जो न्यायाधीश महोदय ने कहा उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मामला तो अभी विचाराधीन है और आगे भी सुनवाई होगी। लेकिन मैं तो कोर्ट में थी और उम्मीद बहुत की जा सकती थी। जब कल रात में देर रात में लिस्टिंग हुई तो बहुत उम्मीद लोगों को थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जिन परिस्थितियों में हम लोग जी रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि जो हमारी न्याय के लिए लड़ाई है उसको रोका नहीं गया है, उस पर दरवाजा बंद नहीं कर दिया गया है, बल्कि जो दरवाजा खुला था उसको शायद थोड़ा सा और खोल दिया गया है, और उम्मीद बनी है कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो आपत्तियां थी वो ये थी कि जो अपराधी हैं उनको नोटिस नहीं दी गई, या जो लोग याचिका करता है उनकी हैसियत क्या है। लेकिन कोर्ट ने दो तीन बातें जो कही, एक तो ये कहा कि हाँ उनको भेजा, केस वापस भेजा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि आप इसमें छोड़ दीजिए, उनको रिमिशन दे दीजिए, ये नहीं कहा। और दूसरा, उन्होंने जो हमारी याचिका थी उसको स्वीकार करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस भी देने का फैसला लिया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने भी अपनी तरफ से कहा कि हम लोग भी उन अपराधियों को भी नोटिस देंगे ताकि उनको भी मौका मिले। और कोर्ट ने ये भी कहा कि इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, 2 हफ्तों के अंदर होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि असली चीज है कि जल्दी हो, इसको टाला नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये जो, इसलिए जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये जनहित में है। ये एक बहुत बहादुर महिला की लड़ाई का तो एक हिस्सा है ही, जिसने मतलब इस तरह का कष्ट भुगता है जिसकी कल्पना भी हम लोगों के लिए करना मुश्किल है। और उस कष्ट को झेलने के बाद बड़ी बहादुरी और निष्ठा के साथ, हिम्मत के साथ उसने अपनी लड़ाई लड़ी। सालों लग गए तब जाकर के उसके पक्ष में एक फैसला हुआ। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए, और ये एक महिला की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश में न्याय की प्रक्रिया कैसी होगी
क्या लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़े सवालों के साथ जुड़ा हुआ ये मामला हो गया है। और इसमें मैं कहना चाहूंगी कि ये जो विभत्स घटना हुई है, बहुत ही मतलब अ, बिल्कुल सब लोग जानते हैं क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है कि ये इतना हुआ। तो ये एक अपनी तरह की बहुत ही विभत्स घटना है, बिल्कुल सही है। उसकी लड़ाई भी लंबी रही, ये भी सही है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो फैसला इसमें हुआ है वो कानून की परिधि के अंतर्गत है, तो ये एक तकनीकी तौर पर सही है। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जिस जिस तरह से गुजरात सरकार इस फैसले तक पहुंची, उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी चाहिए कि क्यों उन्होंने ये फैसला लिया। क्योंकि जो इस मामले में जो जज थे साल्वी जी, जिन्होंने उनको सजा दी, उनका कहना है कि ये हमसे कोई बात नहीं हुई है, गुजरात सरकार ने मुझसे कोई राय नहीं ली है, और मैं मानता हूं कि ये फैसला बिल्कुल ही गलत है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक न्यायाधीश ये बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ इसका भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या केंद्र सरकार से कोई वार्तालाप हुई कि नहीं हुई। मतलब इस फैसले के बारे में बहुत कम जानकारी है, और पूरा फैसला भी सामने अभी तक नहीं आया है। और जो सलाहकार कमेटी बनी थी, उसके सदस्य कौन हैं और कैसे चुने गए, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है कि इसके कई सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। तो इनको क्यों सदस्य बनाया गया। और इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल जो आज हम लोग सबको उद्वेलित कर रहा है, और मेरे ख्याल से पूरे देश को उद्वेलित कर रहा है, कि आखिर इन अपराधियों का स्वागत क्यों हुआ, जी। इनको हार माला क्यों पहनाई गई, इनको मिठाई क्यों खिलाई गई, और एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों ने ऐसा किया। तो क्या उस विचारधारा के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि एक समुदाय अगर दूसरे समुदाय पर हमला करता है, हत्या उनकी करता है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, तो वो नायक है, वो स्वागत योग्य है? ये बड़े सवाल हैं। इसके साथ साथ जो उस सलाहकार समिति में थे, एक भाजपा के विधायक हैं शायद, उन्होंने कहा कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो आज मैं समझती हूँ कि जो सबसे बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है इस मुकदमे के साथ वो ये है कि क्या लोगों का अपराध के आधार पर अ, उनका उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उनके बारे में निर्णय होगा, या कि उनके धर्म के आधार पर और उनकी जाति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनका धर्म क्या है, उनकी जात क्या है। तो अगर धर्म और जात के आधार पर न्याय प्रक्रिया चलेगी और नरमी या सख्ती के साथ सजाएं सुनाई जाएंगी, तो फिर मैं समझती हूँ कि इस देश में जो संविधान है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो बहुत खतरे में आ जाएगा, और इसके खिलाफ हम लोग सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो हम एक तरफ तो निश्चित तौर पर बिल्किस जी के साथ खड़े हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। आज वो आतंकित है, उनके गांव में उनके समुदाय के लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है, उनकी सुरक्षा के लिए मांग करनी है। ये हम सब के भारत के नागरिकों का फर्ज बनता है। लेकिन इसके साथ साथ पूरे समाज को आज बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह से बदला जा रहा है। क्या एक नागरिक के ऊपर मुकदमा जो उसका अपराध है उसकी बुनियाद पर चलेगा, या कि उसकी जात या उसके धर्म के आधार पर। और ऐसा नहीं कि जो मैं कह रही हूं ये अनहोनी है। हमने हाथरस के केस में देखा है कि एक दलित महिला के साथ अ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारी ऊंची जात के थे,
और सरकार और प्रशासन ने उनकी मदद करने का काम किया, उस पीड़ित महिला का पक्ष नहीं लिया। तो अब डर लगने लगा है कि क्या इस तरह की एक नई न्याय प्रक्रिया हमारे देश में चलने लगी है। इसलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और मैं तो आपके माध्यम से देशवासियों से अपील करना चाहूंगी, मेरी लड़ाई नहीं है, ये 4 वकीलों की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। जो भी इस देश का नागरिक है और इस देश में कानून और न्याय को जिंदा रखना चाहता है, संविधान को जिंदा रखना चाहती है और चाहता है, उनको इस लड़ाई में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और इसमें शिरकत करनी पड़ेगी, अपना योगदान देना होगा। कि किस तरह से एक ये बहुत बड़ा नैरेटिव उभर करके आया कि ये सिर्फ बिल्किस की आइडेंटिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल था कि किस तरह से ये सिर्फ एक महिला के खिलाफ जो हुआ वो सिर्फ एक औरत की आइडेंटिटी से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि क्योंकि बिल्किस मुसलमान है, ये मुसलमान विरोधी दंगा जो था वो भड़का था, उसके वजह से उनके साथ जो हुआ वो हुआ। तो इस पर किस तरह से इसको समझना होगा, इस पूरी लड़ाई को, ये एंटी को देखिए निश्चित तौर पर उसके साथ जो कुछ हुआ वो हवस का नतीजा नहीं था। उसके साथ, उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो एक सांप्रदायिक दंगे के संदर्भ में हुआ और जिन लोगों ने हमला किया वो मुसलमानों पर हमला करना चाहते थे। ये उनकी बातों से भी सिद्ध होता है जो उन्होंने उस समय चिल्लाया और कहा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ इससे और बड़ी चीज ये है कि न्याय प्रक्रिया क्या लोगों को दंडित उनके धर्म और जात के आधार पर करेगी या कि उनके अपराध के आधार पर। क्योंकि ये जो महिमा मंडन हुआ है उनका, भाई ठीक है, गुजरात की सरकार ने एक निर्णय लिया, उनको छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उनका महिमा मंडन क्यों हुआ? और उनका महिमा मंडन एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने किया। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग सब अब अपने अपने अपराधियों को ढूंढ करके उनको जननायक के रूप में प्रस्तुत करेंगे? और अगर ऐसा होगा तो फिर इस देश का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा, इस समाज में पीड़ित लोगों का क्या होगा, कमजोर लोगों का क्या होगा? इसीलिए मैंने कहा इसके साथ बहुत बड़े बड़े सवाल जुड़े हुए हैं और उन बड़े सवालों को हमें समझना होगा, उनसे मुंह मोड़ना नहीं होगा। जो हमारी विचारधारा है या सरकार के हम पक्ष में है या विपक्ष में, वो सवाल अब नहीं है। क्या हम भारत के नागरिक अपनी नागरिकता को बचाना चाहते हैं, अपने संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने नागरिक अधिकार को बचाना चाहते हैं कि नहीं? और सबसे बड़ी बात है, क्या हम मानवता को बचाना चाहते हैं कि नहीं, कि हम अपनी मानवता से भी हाथ धोने के लिए तैयार हैं? सुभाषिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वायर से बात की, हमारे लिए समय निकाला। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।